हेलो और इस नए नोटबुक एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स के उस चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सच में एक गेम चेंजर है। वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ एग्जाम के लिए क्रिटिकल हैं, बल्कि ये असल में ये भी समझाते हैं कि हम वो क्यों हैं जो हम हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बेसिक से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पूरा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे वंशागति के आधार से, फिर देखेंगे मेंडल के नियमों के आगे क्या हुआ, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस और फिर सीधा चलेंगे जीन लेवल और क्रोमोसोम लेवल की बीमारियों पर। और हाँ, लास्ट में एक सुपर फास्ट फाइनल रिवीजन भी होगा, तो बने रहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, वंशागति के आधार। यहाँ से जेनेटिक्स की असली कहानी शुरू होती है। जरा इमेजिन कीजिए, 1800 के दशक में जब माइक्रोस्कोप्स इतने एडवांस्ड नहीं थे, तब ग्रेगर मेंडल ने कुछ कारकों या फैक्टर्स की बात की थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आज हम उन्हीं फैक्टर्स को जीन कहते हैं। फिर 1900 की शुरुआत में टीएच मॉर्गन आए, जिन्होंने फ्रूट फ्लाइज यानी ड्रोसोफिला पर अपने क्रांतिकारी प्रयोग किए। और फिर फाइनली सन 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने रखा। ये सच में साइंस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जेनेटिक्स की इस पूरी नींव को अगर एक ही फ्रेम में समझना हो तो ये पनेट स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट है। ये मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे डोमिनेंट और रेसेसिव अलील खुद को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में एक्सप्रेस करते हैं। गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीजों का जो ये पैटर्न बनता है ना, ये जेनेटिक्स के सबसे क्लासिक और फंडामेंटल रूल्स में से एक है। सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल ने जो बताया वो एकदम सही था, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। चलिए देखते हैं मेंडल के नियमों के आगे क्या जटिलताएं सामने आई। एग्जाम्स में अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपी। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, एक सिंगल मास्टर स्विच है जो घर की कई सारी अलग अलग लाइट्स को कंट्रोल कर रहा है। बस प्लियोट्रोपी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां एक अकेला जीन कई सारे अलग अलग फिनोटिपिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जीन अक्सर किसी मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित कर रहा होता है। अब इस दूसरे एक्सेप्शन को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्लड ग्रुप्स कैसे डिसाइड होते हैं? ये मल्टीपल एलील्स का एक शानदार उदाहरण है। यहां सिर्फ 2 नहीं, बल्कि 3 एलील्स IA, IB और I मिलकर हमारा ABO ब्लड टाइप तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और कॉन्सेप्ट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। जैसे मटर के बीजों में स्टार्च का बनना। इसमें जो BB जीनोटाइप है वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाता, इसलिए वो बीज के साइज के यानी इंटरमीडिएट स्टार्च कण बनाता है, ना सबसे बड़े ना सबसे छोटे। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वंशावली विश्लेषण। ये लक्षणों को ट्रैक करने का जेनेटिक डिटेक्टिव टूल है। देखिए, इंसानों पर तो हम मटर के पौधों या ड्रोसोफिला की तरह लैब में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट? तो फिर जेनेटिक्स की बीमारियों को कैसे ट्रैक करें? यही काम आता है पेडिग्री एनालिसिस। ये ह्यूमन जेनेटिक्स का एक गोल्ड स्टैंडर्ड टूल है। इसके जरिए जेनेटिसिस्ट एक फैमिली ट्री बनाकर पीढ़ियों तक किसी खास बीमारी या लक्षण का पीछा कर सकते हैं। यह सच में एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और इसी ट्रैकिंग की मदद से हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, मेंडेलियन आनुवंशिक विकार। चलिए देखते हैं कि जीन के लेवल पर जब गड़बड़ी होती है तो असल जिंदगी में कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस पॉइंट पर बिल्कुल अपना पूरा फोकस रखिएगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छुपा होता है। बीमारी की जड़ क्या है? सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन। बीटा ग्लोबिन चेन की छठी पोजीशन पर जो नॉर्मल एलील होता है वो ग्लूटामिक एसिड बनाता है, जिसे GAG कोड करता है। लेकिन म्यूटेशन होने पर क्या होता है? ये GAG बदल जाता है GUG में और ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है वैलीन। बस एक अक्षर का फेरबदल और इसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। अगर हम इसे विजुअली देखें तो यह और भी क्लियर हो जाता है। नॉर्मली हमारे रेड ब्लड सेल्स गोल और बाइकॉन्केव होते हैं, लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हीमोग्लोबिन आपस में जुड़कर पॉलीमराइज हो जाता है। इससे सेल का पूरा शेप ही बदल जाता है और वो एक हंसिए या सिकल के आकार का हो जाता है। और यही स्ट्रक्चरल बदलाव इस पूरी बीमारी की असली वजह है। अब बात करते हैं थैलेसीमिया की, जो कि एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक दोष है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे बिल्कुल साफ साफ अलग कर लीजिए। अल्फा थैलेसीमिया का लिंक है
क्रोमोसोम नंबर 16 और इसके HbA1 तथा HbA2 जीन से। दूसरी तरफ बीटा थैलेसीमिया सीधा जुड़ा है क्रोमोसोम नंबर 11 और उसके HBB जीन से। बस ये नंबर्स याद रखिए और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इन बीमारियों के अलावा दो और बहुत ही क्रिटिकल डिसऑर्डर्स हैं। पहला है हीमोफिलिया। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है जहां अक्सर मदर एक कैरियर होती है और ये बीमारी बेटों में पास होती है। इसमें होता क्या है, सिर्फ एक प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता। और दूसरा है फेनिलकीटोन्यूरिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें शरीर में वो एंजाइम ही नहीं होता जो फेनिलएलेनिन को टायरोसिन में बदल सके, जिसकी वजह से गंभीर मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, गुणसूत्रीय विकार। अभी तक हम जीन्स की बात कर रहे थे। अब हम पूरी पिक्चर को जूम आउट करेंगे और देखेंगे जब पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सबसे प्रोमिनेंट है डाउन सिंड्रोम। इसका सीधा सीधा कारण है ट्राइसोमी 21 यानी 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी का आ जाना। इसकी खोज 1866 में लैंगडन डाउन ने की थी। इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत स्पष्ट होते हैं, जैसे छोटा कद, गोल सिर, जीभ में खांचे होना, मुंह का थोड़ा खुला रहना और चौड़ी हथेली पर एक खास लकीर जिसे पाम क्रीज कहते हैं। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक विकास भी धीमा होता है। और अंत में सेक्स क्रोमोसोम में होने वाले इन दो सिंड्रोम्स को साइड बाय साइड समझ लेते हैं। यहां सारा खेल नंबर्स का है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो टोटल काउंट हो जाता है 47 यानी XXY। इससे पुरुषों में फीमेल जैसे लक्षण आ जाते हैं और वो बांझ होते हैं। इसके ठीक उल्टा टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है तो काउंट बचता है सिर्फ 45 यानी XO। इसके कारण महिला बांझ होती हैं और उनके अंडाशय पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइनल एग्जाम रिवीजन। चलिए क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएं। रेडी? तो ये रहे आज के 5 सबसे क्रिस्प टेकअवेज। पहला, मेंडल ने जिन्हें कारक कहा था वही आज के जीन हैं। दूसरा, प्लियोट्रोपी का मतलब है एक सिंगल जीन और उसके बहुत सारे प्रभाव। तीसरा, सिकल सेल एनीमिया में GAG म्यूटेट होकर GUG बन जाता है। चौथा, थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 और 16 से जुड़ा एक मात्रात्मक ग्लोबिन दोष है। और पांचवां, डाउन सिंड्रोम का मतलब है सीधे तौर पर ट्राइसोमी 21। इन 5 पॉइंट्स को बिल्कुल रट लीजिए। तो आज हमने जेनेटिक्स के इस पूरे मास्टर प्लान को डिकोड किया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज हम मॉलिक्यूलर लेवल पर इन म्यूटेशंस को इतनी बारीकी से समझ चुके हैं, तो क्या वो दिन दूर है जब हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके जन्म से पहले ही जीवन के इस ब्लूप्रिंट को एडिट कर पाएंगे और इन जेनेटिक बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? जेनेटिक्स की यही समझ तो हमारे फ्यूचर की चाबी है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।